जय श्री कृष्ण। गीता धाम गुरुकुल में आपका फिर से स्वागत। क्लास 6 की और विषय सामाजिक दिनांक 6/7/2021। फिर से हम कल 5 तारीख से आपकी ऑनलाइन क्लास शुरू की है, इसलिए बच्चों आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ध्यान देना है और अपना टॉपिक तैयार करके जो भी क्वेश्चन भेजे जाएंगे वो क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करके और भेजना है। और इनको जो पढ़ाया जा रहा है उनको एक बार रीडिंग मारते हुए पढ़ाई करते हुए याद ज़रूर करना है। ठीक है, कल तक मैंने जो पढ़ाया था उसके मैं अगला चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ कि कल क्या था, कैसे होता है, किस प्रकार लाइफ थी, ये हमने दिखाया था। और उसके आगे और आगे किस प्रकार की किसके कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। अब देखिए, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाना। किसका? उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों की। तो इसमें अपने को नक्शा दिया हुआ है, ये उत्तर है, ठीक है, और ये पश्चिम साइड है। तो ये आ गया आपका किरथर। अभी मैं आपको नक्शा बताऊंगा, पहले पाठ पूरा कर लेते हैं ताकि क्या नक्शा आगे आ जाएगा। तो इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, कितने हज़ार साल पूर्व, 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ, किसका किया था सबसे पहले? 8,000 साल पहले गेहूँ का, और तथा जो जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया, यानी पैदा करना आरंभ किया अपने खेतों में, ज़मीन पे। आज के 8,000 साल पहले स्त्री पुरुष यानी पति पत्नी लोग, लुगाई या आदमी और औरत ने मिल करके सबसे पहले किसका उत्पादन किया? गेहूँ और जौ जैसी फसलों का। उन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। किसको? वैसे पशु जानवर बहुत थे, लेकिन दूध देने वाले कौन है? भेड़ बकरी और गाय, ये सीधे पशु है इसलिए। और बैल जैसे पशुओं को क्या किया? पालतू बनाना, यानी पालना शुरू किया। क्या शुरू किया? पालना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। कहाँ रहते थे? गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता इसमें भी बताते हैं आपको। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। क्या उपजाया गया? सबसे पहले चावल। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। कहाँ थे? जहाँ चावल उत्पन्न किया गया था वे उपजाया गया वो स्थान कहाँ पे? उत्तर में स्थित है, विंध्य के उत्तर में। विंध्य पहाड़ है, उसके उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट में हम लोग अभी नक्शा देखते हैं। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है, सबसे बोला कि कित्थर की पहाड़ियाँ, ये कित्थर की और सुलेमान, क्या हुआ ना, ये कित्थर की पहाड़ियाँ हैं, ये सुलेमान, और ये काबुल नदी जो आज अफगानिस्तान में है, और ये भी उधर ही है। इसी प्रकार से पहाड़ियों का पता लग गया अपने को, कित्तर और काबुल हो गया। इसके बाद ये झेलम नदी है, और ये अपने रावी नदी है, सतलज नदी है, व्यास नदी है, और ये यमुना नदी और ये चंबल नदी जो कि राजस्थान में चलती है। चंबल नदी कहाँ चलती है? राजस्थान में। ये थार है, वो मसूर को कहते हैं, और ये जैसे अपने जोधपुर के पास में ही गुजरती है, ठीक है ना। इसी प्रकार सतपुरा, ताप्ती, गोदावरी, ये कहाँ है? ये जैसे जैसे हम दक्षिण भारत में जाएंगे वैसे वैसे ये नदियाँ आती जाएगी। लेकिन राजस्थान में चंबल है और विंध्य पहाड़ियाँ हैं। क्या है? विंध्य पहाड़ियाँ दिया है ना इसमें, विंध्य पहाड़ियाँ। तो ये राजस्थान में विंध्य पहाड़ियाँ है। राजस्थान की साइड में, उत्तर साइड में विंध्य पहाड़ियाँ है। और ये सोन नदी है, नर्मदा नदी, यहाँ पे क्या होता है? चावल की पैदावार होती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए ये नक्शा। इसी प्रकार ये बंगाल की खाड़ी, वेस्ट बंगाल, ठीक है, और ये है। उसके बाद में सीधा नीचे आ जाते हैं तो एक दूसरा देश आ जाता है, कौन सा? श्रीलंका। और इसके नीचे हिंद महासागर, ये जितना भी लक्षद्वीप, अरब सागर ये है, ये सब हिंद महासागर। ये हिंद महासागर बहुत बड़ा एक महासागर है जो अपने भारतीय सीमा का एक भाग है।
देखिए, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायता नदियों का पता लगाने का प्रयास अपने करना है। मानचित्र का बताया ना अभी, तो अभी वापस बता दिया जाएगा आप एक बार और। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं, सहायक नदियाँ किसे कहते हैं, जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। छोटी छोटी अनेक नदियाँ होती है जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं, सहायक नदियाँ। क्या कहते हैं, सहायक नदियाँ। इसकी सहायता, सहायक नदियाँ किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों के नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर और फले फूले आरंभिक कुछ नगर बने थे, कुछ बड़े बड़े शहर बने थे इन्हीं नदियों के किनारे। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। लगभग कितने हजार साल पहले हुआ था, 2500 वर्ष, 2500 वर्ष पहले हुआ था। ये वैज्ञानिक पता लगा रहे हैं अभी। ठीक है, आगे देखिए, गंगा और इसकी सहायक नदियाँ सोन का पता, इसमें मैंने वही तो सोन ने बताया ना, गंगा और सोन में इसी प्रकार से हैं। गंगा दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार में है। वर्तमान कहाँ है, प्राचीन काल में क्या था, मगध नाम था, और वर्तमान में बिहार में नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। इसी प्रकार हमारे दक्षिण में एशिया में आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आदि पड़ोसी देश है। कौन कौन से देश है हमारे पड़ोसी देश, कौन कौन से है, आपको ध्यान देना इसमें। पड़ोसी देश है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया का एक महाद्वीप से छोटा है, ठीक है, लेकिन विशाल तथा बाकी एशिया से समुद्रों और पहाड़ों और पर्वतों से बंटे होने के कारण इसे प्राय उप महाद्वीप कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भारत को एक प्रायकर उपमहाद्वीप। क्यों कहा जाता है कि ये अलग अलग जगह अलग अलग पहाड़ों से बंटा हुआ है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली, उन्होंने कौन से, वर्तमान बिहार है जो मगध के थे शासक, बड़े ही शक्तिशाली थे। उसके बाद में और अन्य राज्यों में उसने क्या किया, स्थापना की थी, जगह जगह जाकर के आक्रमण किया था। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। एक हिस्से से दूसरे हिस्से यानी एक भाग से दूसरे भाग में, जैसे बिहार से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राजस्थान या हिमाचल प्रदेश, जैसे अलग अलग देशों में उनके कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान नदियाँ तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। किसके कारण, हिमाचल के जैसे ऊंचे पहाड़, उसमें जाना मुश्किल होता, पहाड़ियाँ और रेगिस्तान, तो हमारा राजस्थान रेगिस्तान है, उसमें मिट्टी है, धूप ज़्यादा होती है इसलिए, और नदियों और जहाँ नदियाँ होती है उसको पार करना मुश्किल होता तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। किसके कारण, समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। जो धार लेता है उसके लिए कोई यात्रा असंभव नहीं होती है। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, किसकी तलाश में जाते थे, काम की तलाश में या प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। ये आपका क्वेश्चन भी बनेगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान लोग क्यों जाया करते थे, तो इसका उत्तर होगा कभी लोग काम की तलाश में और प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान, कभी कभी सेनाएं दूसरे स्थानों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। सेना लड़ाई लड़ने, युद्ध लड़ने के लिए भी जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाते थे। मूल्यवान मतलब कीमती वस्तुएं, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है और भी कई चीज़ें जो महंगी है, उसको लेकर भी जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव धार्मिक गुरु धर्म के बारे में बताते और एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। जो धार्मिक गुरु ने तो धर्म की शिक्षा
देते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाया करते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश की यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों का जानने का अवसर मिला। क्या मिला? एक दूसरे को जानने का अवसर मिला। जय श्री कृष्ण। अब नेक्स्ट में मैं आपको यहाँ से कल पढ़ाया जाएगा।